हेलो फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर हिस्ट्री का है जिसका कोड है BHIC 133। चैप्टर आपका है 14। ये आपका 4th पार्ट है जिसके बारे में हम आज आगे अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का नाम है आपका तकनीकी शिल्प उत्पादन और सामाजिक परिवर्तन, जिसके अंदर हमने पहले क्या क्या अध्ययन किया था। कृषि तकनीक, सिंचाई के साधन, वस्त्र तकनीकी, भवन निर्माण, मेहराब और गुंबद, मेहराबे छत। अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया है, तो हम उससे आगे से अब करेंगे। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि रकाब क्या होता है। पहले हम बात करते हैं रकाब होता क्या है। जब हम इतिहास में युद्ध वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर 3 तरह के युद्ध हैं, जिसमें घुड़सवारी, घुटने के बल वाले और पैदल सेना, इन सब के बारे में जिक्र किया हुआ है। जो हमारे घुड़सवारी सेना है उसके अंदर ये कहा गया है, अगर जब रकाब नहीं था, रकाब जब वो लोग सेना घोड़े के ऊपर बैठती थी तो उसे युद्ध करने में बहुत दिक्कत होती थी। फिर उसके बाद जब रकाब का आविष्कार हुआ तो उससे सेना को बैठने में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान हुई और उसके बाद वह युद्ध भी अच्छे से करते थे, क्योंकि वो अच्छे से बैठ जाते थे और लगाम अपने हाथ में ले लेते थे। रकाब का मतलब होता है एक सीट टाइप जो हमारे घोड़े के ऊपर रखी जाती है। अब हम बात करेंगे, ये एक निर्विवादित तथ्य है कि लोहे के रकाब के बारे में भारत में अज्ञानता थी। इसका मतलब है कि जो लोहे का रकाब बनाया जाता था उसके बारे में भारत नहीं जानता था। शायद इसीलिए रकाब के लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं है। इसके स्थान पर शायद कौतल, कस भये अंगूठे वाले रकाब और निलंबन कांटे का भारत में प्रचलन था, परंतु रकाब को विशेष मुसलमानों की देन थी। इस रकाब को सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी के आसपास चीन में प्रयोग में लाया गया था और बाद में वहाँ से ये अगली शताब्दी में ईरान व अन्य इस्लामिक देशों में पहुँचा। इल्तुतमिश के शासनकाल में युद्ध कला पर संकलित एक फारसी स्रोत में रकाब का उल्लेख मिलता है। रकाब के सैनिक महत्व के लिए बॉक्स में लिखे गए प्रतिच्छेद को देखें। जो मैंने आपको बताया अभी कि रकाब होता क्या है, तो उसी के बारे में लिखा इस बॉक्स में, आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे नाल। नाल तो सबको पता ही होगा, नाल होता क्या है। जहाँ मध्यकालीन भारत के कुछ विद्वानों ने रकाब को तुर्कों को मिली सैन्य सफलताओं के लिए एक सहयोगी कारक माना है, वहीं कम से कम उनके आक्रमणों की प्रारंभिक अवस्थाओं में नाल को पालतू बनाना ही पर्याप्त नहीं था। इसकी सवारी करने के उद्देश्य से इसे नियंत्रित करने हेतु कुछ यंत्रों की आवश्यकता पड़ती थी।
जैसे साधारण लगाम, कांटेदार लगाम, हरना और पिछले भाग सहित जीन और रकाब। अब हम बात कर रहे थे, पहले रकाब की बात तो आपको समझ ही आ गया होगा, हम उसके बारे में, अब नाल के बारे में। नाल क्या होता था? जो हमारे अश्व होते थे, जो हमारे घोड़े होते थे, उसके पैर में हम लोहे की नाल लगाते थे। वह हम नाल इसलिए लगाते थे, जो हमारे सैनिक होते थे, और वो नाल भी होती थी किसकी? लोहे की। जो हमारे सैनिक होते थे, जो घुड़सवारी करते थे, तो जब भी वो युद्ध पे जाते थे, घोड़े के पैर में कुछ भी चुभ जाता था, वो युद्ध हार जाते थे। तो इस वजह से तेज भागे घोड़ा और ना कुछ ऐसे हो, इस वजह से हम नाल लगाते थे, जिससे युद्ध में सफलता प्राप्त होती थी। लोहे की नाल का आगमन बाद में हुआ। यह विचित्र है कि घुड़सवारी के साजो सामान में से नाल ही एकमात्र ऐसा सामान है जिसका अन्य की भांति घोड़े को नियंत्रित करने में प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं होता। इसका कारण घोड़े के खुर है। खुर आपको मैंने बता दिया, जो घोड़े का पैर होता है उसके नीचे वाला पार्ट को हम खुर कहते हैं। जो अश्वेय शरीर घोड़े का खुर लगातार बढ़ने वाला मानव नाखूनों के सदृश एक श्रृंगी संरचना होती है, जिसके टूटने, छिलने और चीरने का खतरा बना रहता है। अपने मूल प्रकृति का वास में घोड़े के पैर और स्वयं स्थित रहते थे, अतः उनको काटने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु घरेलू और संगे हुए घोड़ों को उनको काम पर लाते वक्त विशेष रूप से नम अछंतरों में नाल चढ़ाई जाती थी। छमनी पैर युक्त घोड़ा लंगड़ा एवं और उसके सवार के लिए किसी उपयोग का नहीं रहेगा। नाल लगाने के 2 लाभ हैं। आपको मैंने ये बताया ही था कि युद्ध में उनके पैर में चोट वगैरह लग जाती है। अगर वह हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं अगर हॉर्स का, तो हमें उसकी देखभाल भी करनी होगी। तो बहुत जंगल के रास्ते, पानी के रास्ते, कौन कौन से रास्ते हम जाते हैं, तो उनके पैर में कुछ भी धंस सकता है। तो हम इसीलिए उनके पैर में क्या लगाते हैं? लोहे की नाल। और लोहे की नहीं, उससे पहले तो किसी और चीज़ की नाल बनाई जाती थी, लोहे की नाल भी बाद में आई थी। अब हम बात करने जा रहे हैं नाल लगाने के 2 लाभ। नाल नहीं घोड़ा नहीं। अश्व सेना में एक पंगु घोड़ा किसी घोड़े के ना होने से ज़्यादा बेकार माना जाता है। पंगु आपको समझ ही आ रहा होगा, जो किसी काम का नहीं होता, उसके ना होने से बेकार ही माना जाता है। हो या ना हो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। भारत के किसी भी पुरातत्वीय उल्लेखन में नाल का उल्लेख नहीं मिलता है। अब ये एक निर्विवाद तथ्य है। निर्विवाद मतलब इसके ऊपर कोई विवाद ही नहीं हुआ है कि ये है भी या नहीं। तुर्कों के भारत आने के साथ ही ये यहाँ आयातित हुए थे। जब हमारे तुर्क के लोग यहाँ पर आए थे हमारे भारत में, तब ये नाल की भी परंपरा उन्होंने ही लाई थी। नाल एक अरबी फारसी शब्द है। जो ये हमारा नाल है वो कौन सा शब्द है? अरबी फारसी। इसे बनाने या लगाने वाले को नालबंद और चढ़ाई को नालबंदी कहा जाता है। आपको समझ आ गया, जो इसे बनाता है उसे कहते हैं नालबंद, और जो इसको लगाता है उसे बोलते हैं नालबंदी। घोड़े पर संस्कृत साहित्य में नाल लगाने का उल्लेख नहीं मिलता है। इसी कारण नाल लगाने के कार्य पर विगत में केवल मुसलमान कारीगरों पर विगत में एक अधिकार था। खुद भी
हो हमारे स्रोत। हमारे स्रोत केवल ठंडे नाल चढ़ाई की जानकारी देते हैं, ना कि यूरोप में प्रचलित गर्म नाल चढ़ाई के बारे में। अब नाल भी देखो कई प्रकार है, यूरोप में कुछ और प्रकार के नाल है, हमारे यहाँ कुछ और प्रकार के नाल है। ये टॉपिक आपका सबसे आसान है, इसके अंदर आपको ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और ये टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है आपका।